प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने अब तक विज्ञान के अंदर पहले लेसन का, दूसरे लेसन का और तीसरे लेसन का, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पर्यावरण के लेसन में अपन ने 13वें लेसन का और 14वें लेसन का अपन ने अध्ययन कर लिया। अर्थात कुल अब तक अपन ने 5 चैप्टरों का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, 15वां चैप्टर शुरू करेंगे। यह अपने विज्ञान का 6वां चैप्टर है जो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं और इस 15वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी की संरचना। इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम में ये लेसन कुल 3 अंक का निर्धारित है और इसमें से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अब सबसे पहले अपन किसी भी चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो हमें उस चैप्टर की विषय वस्तु के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या तो आएगा, क्या क्या अपन को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और किन बिंदुओं पर प्रश्न बनते हैं। इतना अगर अपन को पता लग जाए तो ये चैप्टर अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम अपन बात करेंगे पृथ्वी की संरचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला बिंदु अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये अपना पहला पॉइंट होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और पृथ्वी का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी आज परतों के रूप में है, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है, ये सब अपन इस बिंदु में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे अपन प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विवर्तनिक शक्तियां। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए कार्यशील रहती है। अर्थात सिंपल सी भाषा में अगर अपन कहें तो ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए क्रियाशील है वो विवर्तनिक शक्तियां होती है। और पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां काम करती है। उन दोनों प्रकारों के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आती है आपके आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। और सेकंड नंबर के ऊपर आपके आती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी की सतह पर 2 प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां कार्य कर रही है। एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती है और दूसरी आपके बाह्य विवर्तनिक शक्तियां होती है। अब जैसा कि अपन को पता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं, जबकि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के बाहर रहकर कार्य करती है और आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है। अब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में अपन को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्या होते हैं। सेकंड नंबर में अपन पढ़ेंगे भूकंप। थर्ड नंबर के ऊपर अपन पढ़ेंगे सुनामी और फोर्थ नंबर के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। प्राकृतिक बल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में अपन कुल 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सृजनात्मक और प्राकृतिक बल आपके आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कार्य करने की दृष्टि से बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को 2 भागों में बांटा है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को कार्य करने के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहले समूह में ऐसी शक्तियां होती है जिनमें गति नहीं होती, और जिनमें गति नहीं होती उनको अपन बोलते हैं अपक्षय या अक्षय की शक्ति।
अक्षय कह दो या बोल दो अक्षयण की शक्तियां। और प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे समूह में वे शक्तियां होती है जो गति के साथ कार्य करती है। इनको अपन बोलते हैं अपर्दन की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियां। तो यहाँ पे अपन ने विवर्तनिक शक्तियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के बाहर से कार्य करती है। लेकिन इनको कार्य के आधार पे दो भागों में बांटा है। किनको? बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को। एक इनमें आती है अक्षय या अक्षयण की शक्तियां जिनमें गति नहीं होती, दूसरी आती है अपर्दन की शक्तियां जिनमें गति होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपर्दन की शक्तियों में भी हमें किन किन शक्तियों का अध्ययन करना है तो ध्यान दो। अपर्दन की शक्तियों में पहले पढ़ेंगे बहते हुए जल की गति। बहते हुए जल की गति का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार एक पढ़ेंगे बहते हुए वायु की गति। बहते हुए वायु की गति। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे असमान वेग की हवाएं। असमान वेग की हवाएं। और नंबर 4 के ऊपर अपन पढ़ेंगे हिमनद, जिनको अपन बोलते हैं ग्लेशियर। हिमनद कह दो या इनको बोल दो ग्लेशियर। और नंबर 5 के ऊपर अपन पढ़ेंगे समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अपन को इस चैप्टर में किन का अध्ययन करना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। इसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। इसके बाद थर्ड पॉइंट लेंगे विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, उसके बाद अपन को पढ़नी है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ध्यान रखना आपके ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बलात्मक का इनका अध्ययन करेंगे। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों, एक अपन इनको कार्य के आधार पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को एक समूह में वे शक्तियां जिनमें गति नहीं होती है उनको अक्षयण या अक्षय की शक्तियां बोलेंगे, और जिनमें गति होती है उनको अपर्दन की शक्तियां बोलेंगे। और अपर्दन की शक्तियों में अपन अध्ययन करेंगे बहते हुए जल की गति, बहते हुए वायु की गति, असमान वेग की हवाएं, हिमनद और ग्लेशियर और समुद्री धाराएं। अब अपन अपना बिंदु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ नॉर्मल सी बातों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा पृथ्वी के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की संरचना। ये अपन ने रफ कर दिया है, अब ध्यान दे दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन को पता है कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से छोटे प्रश्न बनने के हमेशा चांस रहते हैं कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे हम एक खगोलीय मात्रक भी कहते हैं। जिसे हम एक खगोलीय मात्रक भी कहते हैं। अब सीधा सा प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताओ पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम एक खगोलीय मात्रक के नाम से भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी निरंतर गतिशील है। इसका अर्थ आप समझ गए कि पृथ्वी एक दिन, और एक दिन में अपन लेंगे कितने घंटे, 24 घंटे, कि पृथ्वी एक दिन के अंदर सूर्य अपनी धुरी पर एक क्या लगा लेती है, पूरा चक्कर लगा लेती है, और जिससे बनते हैं दिन और रात। जिससे बनते हैं दिन और रात। तो पृथ्वी एक दिन में या कह दो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और शेष भाग पे क्या होती है, रात होती है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी न होकर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी न होकर
कितना डिग्री अंश, तो 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है, जिसके कारण उत्तरायण और क्या होता है दक्षिणायन, और इसी के साथ ही पृथ्वी पर बनती है ऋतुएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथ्वी पर उत्तरायण और दक्षिणायन तथा ऋतुएं बनने का क्या कारण है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी न रहकर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है, इसी कारण पृथ्वी पर उत्तरायण दक्षिणायन और पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। तो मेरे अनुसार यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अपना टॉपिक था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इसको पढ़ने से पहले अपन ने कुछ बातें जानी कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है, यह अपनी धुरी पर एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है, इस कारण उत्तरायण दक्षिणायन और तथा पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। ये सभी विशेषताएं पृथ्वी को एक अलग ग्रह का दर्जा देती है। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अभी तक कोई निश्चित राय नहीं बन पाई है। आज भी वैज्ञानिक इस चीज को लेकर असमंजस के अंदर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग सिद्धांत इसके बारे में दिए, लेकिन वर्तमान में ज्वारीय परिकल्पना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक विश्वसनीय परिकल्पना कौन सी है, तो आपका उत्तर सीधा होना चाहिए ज्वारीय परिकल्पना। तो वर्तमान में ज्वारीय परिकल्पना को पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं कि ये ज्वारीय परिकल्पना होती क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वारीय परिकल्पना में क्या बताया गया, तो इसमें यह बताया कि एक अत्यंत विशाल तारा, यह आपका हो गया तारा और यह हो गया आपका सूर्य। एक अत्यंत विशाल तारा ये सूर्य के निकट होता हुआ जा रहा था। अब अपन को पता है कि एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जो पिंड द्रव्यमान में जितना ज्यादा अधिक होगा, वो अपने से कम द्रव्यमान वाले पिंड को उतनी ही ज्यादा आकर्षित करता है। तो एक विशाल तारा जब सूर्य के समीप होता हुआ जा रहा था, तो आकर्षण के कारण सूर्य का अधिकांश भाग उभर करके आ गया, बाहर आ गया। भाई आकर्षण के कारण सूर्य का अधिकांश भाग उभर करके आ गया, बाहर आ गया। अब ये जो उभार आया, ये क्या था, सिरों पर तो था साफ पतला और बीच में था क्या, मोटा। जो उभार जो बाहर निकल के आया, ये सिरों पर पतला था और बीच में क्या था, मोटा। बाद में तारा तो अपने रास्ते से वापस चला गया, तारा तो अपने रास्ते से क्या चला गया, वापस। लेकिन जो ये उभार धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो ठंडा होने पर ये कई टुकड़ों में बट गया और आज ये टुकड़े विभिन्न ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। अब इन टुकड़ों को यदि एक निश्चित क्रम में रखें, तो सिरों पर तो पतली और बीच में मोटी सिगार जैसी संरचना बनती है। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध। तो बताओ बुध आकार में क्या होगा, छोटा। जबकि मध्य में आपका आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति आपका आकार के अंदर बताओ क्या है, बड़ा। इसी प्रकार इन ग्रहों के साथ साथ ही पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, क्योंकि पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं कि बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में सर्वाधिक विश्वसनीय परिकल्पना कौन सी है। तो आपका आंसर होगा ज्वारीय परिकल्पना। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ज्वारीय परिकल्पना को समझाइए, तो आप क्या बताओगे कि एक विशाल तारा जब सूर्य के निकट होता हुआ जा रहा था, तो इसके आकर्षण के कारण सूर्य का बहुत सा पदार्थ उभर करके आ गया, बाहर आ गया। ये उभार सिरों पर से पतला है और बीच में से क्या था, मोटा। तारा तो अपने रास्ते से वापस चला
चला गया। लेकिन जब ये उभार धीरे धीरे ठंडा हुआ तो कई टुकड़ों में बट गया, अर्थात कई ग्रहों में बट गया, और इन ग्रहों के साथ साथ ही पृथ्वी की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा गया ज्वारीय परिकल्पना में। अब प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान की अनेक शाखाओं से जुटाए गए प्रमाणों से हमें ये भी पता चलता है कि प्रारंभ में पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी। आग का गोला, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य से क्या हुई, अलग। भाई जो विशाल तारा जब सूर्य के पास से जा रहा था तो सूर्य को उभार के आ गया, कुछ भाग बाहर आ गया, और वो जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ग्रहों में बट गया, उनमें से पृथ्वी थी। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई उस समय पृथ्वी आग का क्या थी, एक गोला थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला थी, लेकिन इसके घूमने की गति भी बहुत क्या थी, प्रारंभ में तेज थी। जितना आग का गोला था उतनी ही तीव्रता से पृथ्वी क्या कर रही थी, घूम रही थी। अब घूमते समय या गति करते समय इसका भारी भाग क्या हो जाता था, ठंडा, और ठंडा होते ही छिटक कर इससे क्या हो जाता, अलग हो जाता। और जब वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो भारी जो तत्व थे वो तो आपके चले गए गहराई में, जो हल्के जो आपके तत्व थे हल्के तत्वों से बढ़ गई सतह, और जो गैसें थी गैसों से बढ़ गया वायुमंडल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में सर्वाधिक विश्वसनीय अवधारणा तो ज्वारीय परिकल्पना की होती है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। लेकिन विज्ञान की कई शाखाओं से जुटाए गए प्रमाण से ये भी पता चलता है कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई उस समय यह आग का गोला थी और इसकी घूर्णन गति भी बहुत तेज थी। अब जैसे पृथ्वी घूमती तो इसका भारी भाग ठंडा होता, और ठंडा हो जाएगा तो इससे चिपक कर क्या हो जाएगा, अलग। और वो अलग होने के बाद जैसे धीरे धीरे ठंडा होता गया तो जो भारी तत्व या कह दो भारी चट्टानें, भारी तत्व भारी चट्टानें धीरे धीरे कहाँ चली गई, गहराई में जाके जमा हो गई, और हल्की जो चट्टानें थी जिनमें हल्के जो तत्व थे उनसे सतह बनी और विभिन्न गैसों से बढ़ गया क्या, वायुमंडल। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान देना है कि पृथ्वी का जो जन्म है, पृथ्वी का जन्म लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, और पृथ्वी की जो आयु है प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मांड की आयु की, ब्रह्मांड की आयु की 1/3 है, 1/3। ये फैक्ट बातें आपको ध्यान रखनी है, जहां से सीधे एक एक नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं कि बताओ पृथ्वी का जन्म कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ, तो आपको बताना है 4.5 अरब वर्ष पूर्व। पूछे कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो आपको बताना है ब्रह्मांड की आयु की कितनी तिहाई है, 1/3 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब पृथ्वी के कुछ अन्य नाम भी हैं। पृथ्वी को देखो किन किन नामों से जाना जाता है। पृथ्वी को क्या भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं, पृथ्वी को विश्व भी कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम है भूमि, गे और टेरा। पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम क्या क्या है, तो आपको बताना है भूमि, गे, टेरा। अब आप इसको विश्व भी कह दो और इंग्लिश में बोलो तो क्या कह दो, वर्ल्ड भी कह दो, बात एक ही है। पूछे कि पृथ्वी के और क्या क्या नाम है, तो विश्व और वर्ल्ड। और पूछ रहे कि पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम जितने प्रचलन में नहीं है, तो आपको बताना है भूमि, गे, टेरा। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सौर मंडल में व्यास, घनत्व व द्रव्यमान, व्यास, घनत्व व द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्थिव या इसको बोल दो ठोस पिंड जो है तो वो कौन है, पृथ्वी है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे सौरमंडल में व्यास, घनत्व और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे अधिक पार्थिव या कोई ठोस पिंड है तो वो कौन है, बताओ, पृथ्वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का जन्म आज से कब हुआ, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी की आयु कितनी है, तो बताना ब्रह्मांड की आयु की 1/3 मानी गई है। पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं, तो विश्व और वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। पूछे कि पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम बताओ, तो भूमि, गे, टेरा।
और पूछे कि कौन सा पिंड सौरमंडल का कौन सा ग्रह या पिंड व्यास, घनत्व और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे अधिक पार्थिव या ठोस पिंड है, तो वो आपके बताओ कौन है, तो वो पृथ्वी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अपन ने देखी किसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो अब अपन पृथ्वी के साथ साथ बात करेंगे चंद्रमा की, कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रमा का पृथ्वी के लिए क्या महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से 4.40 अरब वर्ष पूर्व, आज से अपन बात करें कितने अरब वर्ष पूर्व की, 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का, मंगल ग्रह के आकार का एक क्या था, पिंड। और ये मंगल ग्रह के आकार का जो पिंड था, ये किससे टकरा गया, पृथ्वी से टकरा गया। और पृथ्वी से टकराने के बाद किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की, क्योंकि पृथ्वी का कुछ भाग क्या हो गया, अलग हो गया, और उससे किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बताना है आज से 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के एक बड़े पिंड का पृथ्वी से टकराने के कारण किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है, तो आपको बताना है प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, क्या होता है, प्राकृतिक। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा का महत्व क्या है पृथ्वी के लिए, तो सबसे पहला महत्व यह है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी पर समुद्री ज्वार उत्पन्न करता है, समुद्री ज्वार। समुद्री ज्वार से आपका मतलब हो गया कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण बड़े बड़े महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं, जिसके कारण ज्वारीय शक्ति का संचार होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी पर समुद्री ज्वार उत्पन्न करता है। नंबर 2, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुके रहने में, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुके रहने में मदद करता है। और नंबर 3, पृथ्वी के घूर्णन वेग को धीमा करता है, पृथ्वी के घूर्णन वेग को क्या करता है, धीमा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि समझाइए चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बताना है आज से 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। पूछे कि चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी के लिए सहायक है, तो आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी पर समुद्री ज्वार उत्पन्न करता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुके रहने में मदद करता है, और चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन वेग को क्या करता है, धीमा करता है। जहां तक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपन ने पहले पॉइंट का अच्छे से अध्ययन कर लिया, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और क्या बड़ा विकास। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर के ऊपर पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। और प्यारे विद्यार्थी इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, अर्थात अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की संरचना, यहाँ से अभी तक कोई प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बना नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की संरचना, आज पृथ्वी की संरचना हमें परतों के रूप में देखने को मिलती है। पहली बात कि पृथ्वी की संरचना किसके रूप में है, तो परतों के रूप में। जैसे अपन एक प्याज देखते हैं, प्याज के अंदर बताओ विभिन्न सारी बताओ ऐसे परतें होती है कि नहीं होती। तो आज भी पृथ्वी की संरचना इसी प्रकार से परतों के रूप में विद्यमान है। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के केंद्र भाग से लेकर और इसकी जो ये भूप्रपट्टी है, जो सतह है, इसकी कुल दूरी लगभग 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है, तो आपको बता रहे हैं 3900 किलोमीटर है। और आज तक पृथ्वी के अंदर 15 किलोमीटर से अधिक का छिद्र करना संभव नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी
पृथ्वी में आज तक 15 किलोमीटर से अधिक छिद्र करना संभव नहीं हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की संरचना बताओ आज किसके रूप में, परतों के रूप में। पृथ्वी के केंद्र से इसकी सतह की दूरी 3900 किलोमीटर और आज तक पृथ्वी के अंदर 15 किलोमीटर से अधिक का छिद्र करना संभव नहीं हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आपके आता है भूपर पट्टी, सेकंड नंबर के ऊपर आता है आपके मेटल और थर्ड नंबर के ऊपर आपके आता है क्रोम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट रूट के अंदर समझाऊंगा आपको, बिल्कुल इजी वे के अंदर। आपको लगेगा कि इस पॉइंट को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान इधर आपका होना चाहिए पूरा कंप्लीट। तो पृथ्वी की संरचना को पूछे कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो आपको बताना है 3 परतें हैं, भूपर पट्टी, मेटल, क्रोम। अब इसको चित्र की सहायता से देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने ये 3 परतें बनाई। बताओ सबसे भारी परत को तो अपन क्या बोलेंगे, भूपर पट्टी। इसके बाद सेकंड नंबर की परत को क्या बोलोगे, मेटल। और नंबर थर्ड वाली परत को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे क्रोड। ये थर्ड परत आपका हो गया क्रोड। अब जो क्रोड है इसमें आपके होंगे अंदरूनी तत्व, अंदरूनी तत्व। मेटल के अंदर आपके हो जाएंगे कौन से तत्व, तो यहाँ पाए जाएंगे भारी तत्व। अच्छा, अब अपन ने एक बात अच्छे से समझ ली है कि पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में है और पृथ्वी की कुल 3 महत्वपूर्ण परतें हैं। पहली है भूपर पट्टी, दूसरी है मेटल और तीसरी का नाम है क्रोम। अब सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी भूपर पट्टी के बारे में। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है। पहला पॉइंट बताओ, पृथ्वी की सबसे भारी सतह को, इस सतह को अपन बताओ क्या बोलेंगे, भूपर पट्टी बोलेंगे। भूपर पट्टी को पृथ्वी की बाहरी त्वचा भी कहते हैं। भूपर पट्टी को पृथ्वी की बाहरी त्वचा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 बात, भूपर पट्टी का आकार, इसकी आकृति सभी जगहों पर एक समान नहीं है। इस कारण कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे क्या बने हुए हैं, समुद्र बने हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ, पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है, तो आप बताओगे भूपर पट्टी। इसे पृथ्वी की भारी त्वचा भी कहते हैं। भूपर पट्टी की आकार आकृति सभी जगह एक समान नहीं है, अतः इस पर कहीं पे पर्वत, पठार, पहाड़, कहीं पर क्या बने हुए हैं, समुद्र बने हुए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो ये भूतल है, जो ये भूतल है जिस पर आज अपन रह रहे हैं, इस भूतल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके होता है स्थल मंडल और एक होता है आपके जल मंडल। भूतल को 2 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल और जल मंडल। अब आप कहोगे कि भाई वायुमंडल कहाँ गया, तो प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल भी इस स्थल मंडल का ही भाग होता है। तो मूल रूप से भूतल को 2 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल। और वायुमंडल स्थल मंडल का ये क्या है, एक भाग है। और जल, स्थल और वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे बोलते हैं जैव मंडल। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जैव मंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर जैव मंडल विद्यमान है। अब भूपर पट्टी जो है, इसका 70% भाग तो जल से ढका है और 30% भाग इसका स्थल है। और इस स्थल भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि बनी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुन लो, भूपर पट्टी पृथ्वी
जाते हैं। इसकी मोटाई एक समान नहीं है। इसी कारण इस पर पर्वत, पठार, पहाड़, समुद्र बने हुए हैं। भूतल को दो भागों में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल। वायुमंडल स्थलमंडल का ही भाग है और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे अपन कहते हैं जैवमंडल। और पृथ्वी के अलावा जैवमंडल किसी भी ग्रह पर नहीं पाया जाता। भूप्रपट्टी का 70% भाग जल से आच्छादित है और इसका 30% भाग स्तर है जिस पर प्राणी और जीव जंतु निवास करते हैं। अब आगे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय भूप्रपट्टी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो लाखों वर्षों तक भूप्रपट्टी एक पतली इकाई के रूप में थी। भूप्रपट्टी एक पतली इकाई के रूप में थी और जैसे जैसे पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हुई, तो भूप्रपट्टी विशाल चट्टान खंडों में विभाजित हो गई। विशाल चट्टान खंडों में क्या हो गई, विभाजित हो गई। और इन विशाल चट्टान खंडों को हम विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी प्लेटें कहते हैं, विवर्तनिक प्लेटें। अब परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है कि विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, पृथ्वी के निर्माण के समय भूप्रपट्टी एक पतली इकाई के रूप में थी, लेकिन जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो भूप्रपट्टी भी विशाल चट्टान खंडों में टूट गई। इन विशाल चट्टान खंडों को ही विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, विवर्तनिक प्लेटों पे महाद्वीप बसे हुए हैं। आज जो महाद्वीप हैं ये कौन सी प्लेटों पर बसे हुए हैं, तो विवर्तनिक प्लेटों पर। और विवर्तनिक प्लेटें स्थिर न रहकर गतिशील रहती है और इनके बढ़ने की दर हमारे नाखून के बढ़ने की दर के बराबर मानी गई है। अर्थात विवर्तनिक प्लेटों के जो खिसकने की जो दर है ये हमारे नाखून के बढ़ने के दर के बराबर मानी गई है। और पृथ्वी पर कुल 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, सीधा प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी पर कुल 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। तो अपन ने पृथ्वी के पहली संरचना का अध्ययन किया, या कह दो पहली परत का अध्ययन किया जिसका नाम था भूप्रपट्टी। अब सेकंड नंबर पे ऊपर आता है प्यारे